नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टीफन आर कवी की बुक अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। इस बुक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण और शून्य नियंत्रण। हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं वे इन 3 क्षेत्रों में से किसी एक में आती है। प्रत्यक्ष नियंत्रण वे समस्याएं जिनका संबंध हमारे अपने व्यवहार से होता है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण वे समस्याएं जिनका संबंध दूसरों के व्यवहार से होता है। या शून्य नियंत्रण वे समस्याएं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमारा अतीत या स्थिति विशेष की वास्तविकता। प्रोएक्टिव दृष्टिकोण इन तीनों प्रकार की समस्याओं के समाधान की दिशा में पहला कदम हमारे वर्तमान प्रभाव के वृत्त में रखता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण की समस्याएं हमारी आदतों पर काम करने से सुलझती है। ये स्पष्ट रूप से हमारे प्रभाव के वृत्त में होती है। ये पहली, दूसरी और तीसरी आदतों की व्यक्तिगत विजय होती है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण की समस्याएं हमारे प्रभाव की विधियों को बदलकर सुलझाई जाती है। ये चौथी, पांचवी और छठी आदतों को सार्वजनिक विजय सुलझाई जाती है। मैंने मानवीय प्रभाव की 30 अलग अलग विधियों को व्यक्तिगत रूप से पहचाना है। ये विधियां एक दूसरे से उतनी ही भिन्न है जितनी कि परानुभूति संघर्ष से या उदाहरण प्रस्तुत करना किसी को समझाने से। अधिकांश लोगों के पास इनमें से सिर्फ 3-4 विधियां ही होती है जो सामान्यतया तर्क से शुरू होती है, और अगर ये विधियां काम नहीं करती तो वे युद्ध करने या पलायन करने के लिए प्रेरित होती है। यह विचार बहुत राहत देता है कि मैं मानवीय प्रभाव की नई विधियां सीख सकता हूं, बजाय इसके कि मैं पुरानी अप्रभावकारी विधियों का लगातार प्रयोग करके किसी दूसरे को सुधारने की कोशिश करता रहूं। शून्य नियंत्रण की समस्याओं के बारे में यह शामिल होता है कि हम अपने चेहरे के निचले हिस्से की लकीर के बारे में जिम्मेदारी लें। इसका अर्थ यह है कि भले ही हम इन समस्याओं को पसंद ना करते हों, परंतु इसके बावजूद हम मुस्कुराते हैं, इन समस्याओं को शांति से स्वीकार करते हैं और इनके साथ जीना सीखते हैं। इस तरह हम इन समस्याओं को स्वयं के नियंत्रण करने की शक्ति नहीं देते हैं। हम उस भावना के अनुरूप कार्य करते हैं जो एल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था की प्रार्थना में झलकती है। हे ईश्वर, जिन चीज़ों को बदला जा सकता है और बदला जाना चाहिए, मुझे उन्हें बदलने का साहस दो। जिन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता, उन्हें स्वीकार करने की शांति दो और दोनों के अंतर को पहचानने की बुद्धि दो। चाहे समस्या प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या शून्य नियंत्रण की हो, उसके समाधान की दिशा में पहला कदम उठाना हमारे हाथ में होता है। यह हमारे प्रभाव के वृत्त में होता है कि हम अपनी आदतों को बदल लें, अपने प्रभाव की विधियों को बदल लें और उस तरीके को भी बदल लें जिससे हम शून्य नियंत्रण की समस्याओं को देखते हैं। प्रभाव के वृत्त का विस्तार। यह एहसास प्रेरणादायी है कि किसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव करके हम उस परिस्थिति पर प्रबल प्रभाव डाल सकते हैं। जब हम किसी रासायनिक सूत्र के एक हिस्से को बदलते हैं तो हम परिणामों की प्रकृति को बदल देते हैं। मैंने कई वर्षों तक एक संगठन के साथ काम किया है जिसका नेतृत्व एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति कर रहे थे। उनमें प्रवृत्तियों को पहले से ही भांपने की क्षमता थी। वे रचनात्मक, प्रतिभावान, सक्षम तथा बुद्धिमान थे और यह बात सब जानते थे, परंतु उनकी मैनेजमेंट शैली तानाशाह जैसी थी। वे अपने कर्मचारियों से इस तरह व्यवहार करते थे जैसे वे गोफर्स हों और उनमें निर्णय लेने की बुद्धि ना हो।
वे संगठन के कर्मचारियों से इस तरह से बोलते थे, यह करो, वह करो, अब यह करो, अब वह करो, निर्णय मैं लूँगा। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने लगभग पूरी एग्जीक्यूटिव टीम को अपना विरोधी बना लिया। उनके कर्मचारी गलियारे में इकट्ठे होकर एक दूसरे से उनके बारे में शिकायतें करते थे। उनकी चर्चा बहुत स्पष्ट और भावपूर्ण होती थी, जैसे वे इस परिस्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, परंतु वे लगातार शिकायतें ही करते रहे और प्रेसिडेंट की कमजोरियों के नाम पर खुद को जिम्मेदारी से मुक्त करते रहे। एक व्यक्ति ने कहा, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस बार क्या हुआ है। पिछले दिनों वे मेरे डिपार्टमेंट में आए, मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी, परंतु उन्होंने आने के बाद बिल्कुल ही अलग संकेत दिए। कई महीनों से मैंने जिन कामों पर मेहनत की थी, उन पर उन्होंने पल भर में गोली मार दी। इस तरह मैं नहीं जानता कि मैं भविष्य में उनके साथ कैसे काम कर पाऊंगा। उनके रिटायर होने में अभी कितना समय बचा है। दूसरा व्यक्ति बोला, वे अभी 59 साल के हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगले 6 साल तक यहाँ काम कर सकते हो? मुझे नहीं मालूम। वैसे वे इस तरह के इंसान हैं जिन्हें शायद रिटायर ही नहीं किया जाएगा। परंतु उनमें से एक एग्जीक्यूटिव प्रोएक्टिव था। वह भावनाओं के बजाय जीवन मूल्यों से संचालित होता था। उसने पहल की, उसने अनुमान लगाया, खुद को प्रेसिडेंट की जगह पर रखकर देखा और स्थिति का अध्ययन किया। वह प्रेसिडेंट की कमजोरियों से अपरिचित नहीं था, परंतु आलोचना करने के बजाय उसने उनकी भरपाई करने की कोशिश की। जहां प्रेसिडेंट की शैली कमजोर थी, वहां वह अपने कर्मचारियों को बचाने की कोशिश करता था और उन कमजोरियों को महत्वहीन बना देता था। और वह प्रेसिडेंट की शक्तियों, उनकी भविष्य दृष्टि, प्रतिभा, रचनात्मकता के अनुरूप काम करता था। इस व्यक्ति ने अपने प्रभाव के वृत्त पर ध्यान केंद्रित किया। उसके साथ भी गोफर यानी अयोग्य कर्मचारी की तरह ही व्यवहार किया जाता था, परंतु उससे जितनी आशा की जाती थी वह उससे अधिक काम करता था। उसने यह भापा कि प्रेसिडेंट आवश्यकताएं और अपेक्षाएं क्या है। उसने खुद को प्रेसिडेंट की जगह पर रखकर उनकी मूल चिंता को समझा। इसलिए जब वह उनके सामने कोई जानकारी प्रस्तुत करता था, तो वह आंकड़ों का विश्लेषण कर देता था और उसके आधार पर अपनी अनुशंसा भी लिख देता था। जब मैं परामर्शदाता की हैसियत से एक दिन उस प्रेसिडेंट के साथ बैठा था, तो वे मुझसे बोले, स्टीफन, इस आदमी ने अविश्वसनीय कार्य किया है। इसने न सिर्फ मुझे मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी दी है, बल्कि इसने अतिरिक्त जानकारी भी दी है जिसकी हमें सचमुच ज़रूरत थी। इसने मेरी गहनतम चिंताओं के संदर्भ में आंकड़ों का विश्लेषण किया है और अपनी अनुशंसा भी लिखी है। अनुशंसा विश्लेषण के अनुरूप है और विश्लेषण आंकड़े के। वह बहुत ही असाधारण एग्जीक्यूटिव है। कितनी राहत की बात है कि बिजनेस के इस हिस्से के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली मीटिंग में फिर वही दोहराया गया। बाकी सभी एग्जीक्यूटिव्स से कहा गया, यह करो, वह करो, जबकि उस एग्जीक्यूटिव से पूछा गया, आपकी क्या राय है। उसके प्रभाव का वृत्त बढ़ गया था। इससे संगठन में काफ़ी हलचल हुई। एग्जीक्यूटिव गलियारे में रिएक्टिव व्यक्तियों ने इस प्रोएक्टिव व्यक्ति पर प्रतिशोध की गोलीबारी शुरू कर दी। खुद को जिम्मेदारी से मुक्त रखना रिएक्टिव व्यक्तियों की प्रकृति होती है। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, यह कहना बहुत सुरक्षित है, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ मैं जिम्मेदार हूँ, तो मुझे यह भी कहना पड़ सकता है मैं गैर जिम्मेदार हूँ। मेरे लिए यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि मेरे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है और अपनी प्रतिक्रिया चुनने के कारण ही मैंने अपने परिवेश को नकारात्मक व कपटपूर्ण बनाया है, खासकर तब जब मैं वर्षों से किसी दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों के नाम पर खुद को परिणामों की जिम्मेदारी से बचाता आया हूँ।
इसलिए इन एग्जीक्यूटिव्स ने इस बारे में तर्क और बारूद इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित किया कि वे जिम्मेदार क्यों नहीं थे, परंतु वह एग्जीक्यूटिव उनके प्रति भी प्रोएक्टिव था। धीरे धीरे उसके प्रभाव का वृत्त उन लोगों तक भी पहुंचा। यह इस हद तक बढ़ गया कि अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि उस संगठन का कोई भी व्यक्ति उस एग्जीक्यूटिव से पूछे बिना या उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाता था, जिसमें प्रेसिडेंट भी शामिल थे। परंतु प्रेसिडेंट को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इस व्यक्ति की शक्ति उनकी शक्ति के साथ जुड़ गई थी और उनकी कमजोरियों की भरपाई करने लगी थी। इसलिए उनके पास अब दो लोगों की शक्ति थी, एक पूरक टीम थी। इस व्यक्ति की सफलता उसकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। कई अन्य व्यक्ति भी उसी स्थिति में थे। उन परिस्थितियों के प्रति उसकी चुनी हुई प्रतिक्रिया से फर्क पड़ा था। अपने प्रभाव के वृत्त पर उसके फोकस से फर्क पड़ा था। कुछ लोग यह सोचते हैं कि प्रोएक्टिव का अर्थ आपत्तिजनक, आक्रामक या असंवेदनशील होता है, परंतु ऐसा कतई नहीं है। प्रोएक्टिव व्यक्ति आक्रामक नहीं होते, वे बुद्धिमान होते हैं और जीवन मूल्यों द्वारा संचालित होते हैं। वे वास्तविकता का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है। गांधी जी को देखिए, उन पर आरोप लगाने वाले विधानसभाओं में बैठकर उनकी आलोचना कर रहे थे, क्योंकि वे उनकी चिंता के व्रत में शामिल नहीं हो रहे थे। वे इसलिए आलोचना कर रहे थे क्योंकि गांधी जी भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की भर्त्सना के शब्दाडंबर में शामिल नहीं हो रहे थे। उस समय गांधी जी धान के खेतों में घूम रहे थे। वे धीरे धीरे शांति से, लगभग गुमनामी में रहते हुए, खेतों में काम कर रहे किसानों और मजदूरों के बीच अपने प्रभाव के वृत्त का विस्तार कर रहे थे। यही वजह थी कि पूरे देश में उनके प्रति समर्थन और विश्वास की एक जमीनी लहर फैल गई। हालांकि उनके पास कोई पद या राजनीतिक कुर्सी नहीं थी, परंतु करुणा, साहस, उपवास और नैतिक आग्रह के द्वारा उन्होंने अंततः इंग्लैंड को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। उन्होंने अपने प्रभाव के वृत्त का विस्तार करके उसकी शक्ति से 30 करोड़ लोगों की राजनीतिक परतंत्रता को खत्म कर दिया। होता और बन सकता हूँ, द हैव एंड द बी एस। हमारी चिंता किस वृत्त में है, यह निर्धारित करने का एक तरीका होता और बन सकता हूँ के अंतर को पहचानना है। चिंता का व्रत होता से भरा हुआ है। मैं खुश होता अगर मुझ पर कर्ज नहीं होता, अगर मेरा बॉस इतना तानाशाह नहीं होता, अगर मेरे पति में अधिक धैर्य होता, अगर मेरे बच्चे अधिक आज्ञाकारी होते, अगर मेरे पास डिग्री होती, अगर मेरे पास अपने लिए अधिक समय होता। प्रभाव का व्रत बन सकता हूँ से भरा हुआ है। मैं अधिक धैर्यवान बन सकता हूँ, अधिक बुद्धिमान बन सकता हूँ, अधिक प्रेमपूर्ण बन सकता हूँ। यह चरित्र पर केंद्रित होता है। जब भी हम सोचते हैं कि समस्या कहीं बाहर है, तो यह विचार ही समस्या है। इस तरह हम बाहरी चीज़ों को खुद पर नियंत्रण करने की शक्ति दे देते हैं। इस विचार में परिवर्तन का पैराडाइम बाहर से अंदर की ओर है। हमारे बदलने से पहले बाहरी चीज़ों को बदलना होगा। प्रोएक्टिव नीति अंदर से बाहर की ओर बदलना है, अलग बनना और अलग बनकर बाहरी परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन करना। मैं अधिक बुद्धिमान बन सकता हूँ, अधिक परिश्रमी बन सकता हूँ, अधिक रचनात्मक बन सकता हूँ, अधिक सहयोगपूर्ण बन सकता हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट की एक कहानी मुझे विशेष प्रिय है, जो यहूदी ईसाई परंपरा के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। यह जोसेफ की कहानी है, जिन्हें 17 साल की उम्र में उनके भाइयों ने मिस्र में दास के रूप में बेच दिया था। कल्पना कीजिए जोसेफ के लिए यह कितना आसान होता कि वे
पोटीफर के दास के रूप में खुद पर तरस खाते हुए दुख के सागर में डुबकियां लगाते अपने भाइयों तथा अपने मालिक की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते और अपने अभावों पर विलाप करते। परंतु जोसेफ प्रोएक्टिव थे। उन्होंने बन सकता हूं पर जोर दिया और कुछ ही समय बाद वे अपने मालिक पोटीफर का पूरा व्यापार संभालने लगे। पोटीफर को जोसेफ पर बहुत विश्वास था, इसलिए उन्होंने जोसेफ को अपनी सारी संपत्ति का प्रभारी और कर्ता धर्ता बना दिया। फिर वह दिन आया जब जोसेफ एक मुश्किल परिस्थिति में फंस गए, परंतु यहाँ भी उन्होंने अपनी ईमानदारी से समझौता करने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से 13 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। परंतु एक बार फिर वे प्रोएक्टिव बने। उन्होंने अपने अंदरूनी प्रभाव के व्रत पर काम किया और होता के बजाय बन सकता हूं पर जोर दिया। इसकी बदौलत वे जल्दी ही जेल का संचालन करने लगे और अंततः पूरे मिस्र का मार्गदर्शन करने लगे। उन्होंने इतनी प्रगति कर ली कि वे सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर आ गए। मैं जानता हूं कि यह विचार बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा पैराडाइम परिवर्तन है। स्वयं की निष्क्रिय स्थिति के लिए दूसरों को कंडीशनिंग को या परिस्थितियों को दोष देना बहुत आसान होता है, परंतु अपने जीवन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम में प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। इस समय हम जो हैं उस पर काम करके अपनी परिस्थितियों पर प्रबल प्रभाव डालने के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। अगर मेरे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो अपनी पत्नी के दोष लगातार गिनाने से मुझे वास्तव में क्या हासिल होगा। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, यह कहकर मैं खुद को परिस्थितियों का शिकार बना रहा हूँ। मैं खुद को एक नकारात्मक स्थिति में निष्क्रिय बना रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को प्रभावित करने की अपनी क्षमता को भी कम कर रहा हूँ। मेरे ताने, दोषारोपण व आलोचनात्मक नज़रिया उसे और कमज़ोर बना देते हैं, क्योंकि वह अपनी कमज़ोरियों को तर्कसंगत ठहराने की कोशिश करती है। मेरी आलोचना तो उस व्यवहार से भी बुरी है जिसे मैं सुधारना चाहता हूँ। स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की मेरी क्षमता ऐसे व्यवहार के कारण मुरझा जाती है और अंततः मर जाती है। अगर मैं अपनी स्थिति को सचमुच सुधारना चाहता हूँ, तो मैं उस एक चीज़ पर काम कर सकता हूँ जो मेरे नियंत्रण में है, यानी मैं अपनी पत्नी को सुधारने की कोशिश करना बंद करके अपनी कमजोरियों पर काम कर सकता हूँ। मैं एक अच्छा जीवन साथी बनने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। बिना बिना शर्त के प्रेम तथा सहारे का स्रोत बन सकता हूँ। इसके बाद मैं यह आशा कर सकता हूँ कि मेरी पत्नी इस प्रोएक्टिव उदाहरण की शक्ति को महसूस करेगी और बदले में वह भी इसी तरह का व्यवहार करेगी। परंतु चाहे वह ऐसा करे या ना करे, स्वयं पर यानी अपने बनने पर काम करना अपनी परिस्थितियों को प्रभावित करने का सबसे सकारात्मक तरीका है। प्रभाव के व्रत में काम करने के बहुत से तरीके हैं। बेहतर श्रोता बनना, अधिक प्रेम करने वाला जीवन साथी बनना, बेहतर विद्यार्थी बनना, अधिक सहयोगपूर्ण व समर्पित कर्मचारी बनना। कई बार हम जो सर्वाधिक प्रोएक्टिव काम कर सकते हैं वह है खुशनुमा बनना, सिर्फ सच्ची मुस्कुराहट देना। दुख की तरह ही खुशी भी एक प्रोएक्टिव चुनाव है। मौसम जैसी कई चीज़ें होंगी जो कभी हमारे प्रभाव के वृत्त के भीतर नहीं होंगी, परंतु प्रोएक्टिव व्यक्तियों के रूप में हम अपने भौतिक या सामाजिक मौसम को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। हम खुशी खुशी उन चीज़ों को स्वीकार करते हैं जिन्हें हम वर्तमान में नियंत्रित नहीं कर सकते। हालांकि हम अपने प्रयास उन चीज़ों पर केंद्रित रखते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। छड़ी का दूसरा सिरा, अपने जीवन के फोकस को पूरी तरह से अपने प्रभाव के वृत्त पर केंद्रित रखने के लिए हमें अपने अपने चिंता के वृत्त की दो चीज़ों के बारे में
गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। परिणाम और गलतियाँ। हालांकि हम अपने कार्य चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु हम उनके परिणामों को चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। परिणाम प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होते हैं। वे चिंता के बाहरी वृत्त में होते हैं। हम तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन के सामने खड़े होने का फैसला कर सकते हैं, परंतु हम यह फैसला नहीं कर सकते कि जब ट्रेन हमें टक्कर मारेगी तो उसके बाद क्या होगा। हम अपने व्यावसायिक लेन देन में बेईमान होने का फैसला कर सकते हैं। इस निर्णय के सामाजिक परिणाम भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम पकड़े जाते हैं या नहीं, परंतु हमारे मूलभूत चरित्र के प्राकृतिक परिणाम निश्चित होते हैं। हमारा व्यवहार सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है। इनके सामंजस्य में जीने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, इनका उल्लंघन करने से नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। किसी भी स्थिति में हम अपनी प्रतिक्रिया चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु ऐसा करते समय हम उसके परिणाम को भी चुनते हैं। जब हम छड़ी का एक सिरा उठाते हैं तो हम दूसरा सिरा भी उठाते हैं। निसंदेह हमारे जीवन में ऐसे भी समय रहे होंगे जब किसी छड़ी को उठाने के बाद हमें यह महसूस हुआ हो कि हमने गलत छड़ी उठा ली थी। हमारे चुनाव की वजह से हमें ऐसे परिणाम मिले जो न मिलते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर हमें दोबारा चुनाव करने का मौका मिले तो हम अलग चुनाव करेंगे। हम इन चुनावों को गलतियां कहते हैं और परिणामों के बाद वे दूसरी चीज़ हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। पश्चाताप से भरे लोगों के लिए शायद प्रोएक्टिविटी का सबसे आवश्यक अभ्यास यह एहसास करना है कि पिछली गलतियां भी चिंता के बाहरी वृत्त में रहती है। हम उन्हें लौटा नहीं सकते, हम उन्हें रद्द नहीं कर सकते और हम उनकी वजह से उत्पन्न परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते। मेरा एक पुत्र जब कॉलेज की टीम में क्वार्टर बैक के रूप में खेल रहा था तो उसने एक चीज़ सीखी। वह हर मैच से पहले अपना रिस्ट बैंड चटकाता था। इसके अलावा वह तब भी रिस्ट बैंड चटकाता था जब वह खुद या कोई और अतीत पर पश्चाताप की गलती करता था। वह ऐसा इसलिए करता था ताकि पिछली गलती अगले मैच के संकल्प और कार्य को प्रभावित ना करे। गलती के प्रति प्रोएक्टिव नीति इसे तत्काल स्वीकार करना, सुधारना और इससे सीखना है। ऐसा करने से असफलता सफलता में बदल जाती है। जैसा आईबीएम के संस्थापक टी.जे. वाटसन ने कहा था, सफलता असफलता के दूसरे सिरे पर होती है, परंतु गलती को स्वीकार न करना, इसे न सुधारना और इससे कुछ न सीखना भी एक तरह की गलती है। इससे आम तौर पर व्यक्ति खुद को धोखा देने और अपने कामों को सही साबित करने की राह पर चलने लगता है, जिस दौरान वह अक्सर खुद से और दूसरों से तर्कपूर्ण झूठ बोलता है। अपनी भूल पर पर्दा डालने की यह दूसरी गलती पहली गलती को ज़्यादा ताकतवर बनाती है, इसे अनुपातहीन महत्व देती है और हमें बहुत गहरा नुकसान पहुंचाती है। हमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात से नहीं होता कि दूसरे क्या करते हैं या हमसे क्या गलतियां होती है। हमें सबसे ज़्यादा नुकसान इन चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया से होता है। जिस जहरीले सांप ने हमें काटा हो, अगर हम उसके पीछे दौड़ने लगें तो इससे सिर्फ यह होगा कि जहर तेज़ी से हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। इससे कहीं बेहतर तरीका यह होगा कि हम तत्काल जहर बाहर निकालने के उपाय करें। किसी गलती पर हमारी प्रतिक्रिया अगले पल की हमारी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम तत्काल अपनी गलती मान लें और उसे सुधार लें, ताकि अगले ही पल हम पर से उसका नियंत्रण खत्म हो जाए और हमें दोबारा शक्ति मिल जाए। वायदे करना
और निभाना, वायदे करना और उन्हें निभाने की क्षमता हमारे प्रभाव के वृत्त के केंद्र में है। प्रोएक्टिविटी का सार और सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति यह है कि हम खुद से तथा दूसरों से जो वायदे करते हैं उन्हें कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। यह हमारे विकास का सार भी है। आत्म जागरूकता और विवेक की मानवीय प्रतिभाओं के कारण हम उन क्षेत्रों के बारे में जागरूक होते हैं जहां हम कमज़ोर हैं, जहां हम सुधार कर सकते हैं तथा जहां हम अपनी प्रतिभा विकसित कर सकते हैं। हम उन क्षेत्रों के बारे में भी जागरूक होते हैं जिन्हें बदले जाने या हमारी जिंदगी से बाहर निकालने की आवश्यकता है। फिर हम इस जागरूकता पर काम करने के लिए अपनी कल्पना और आत्मनिर्भर इच्छा को पहचानते और प्रयुक्त करते हैं। जब हम वायदे करके, लक्ष्य बनाकर और उन्हें निभाकर ऐसा करते हैं तो हम अपने चरित्र को, अपने बनने को दृढ़ बनाते हैं, जिससे हमारे जीवन में बाकी सकारात्मक चीज़ें संभव होती है। यहाँ पर हम दो तरीके पाते हैं जो हमारे जीवन का नियंत्रण तत्काल हमारे हाथ में दे सकते हैं। हम कोई वायदा कर सकते हैं और उसे निभा सकते हैं, या हम लक्ष्य बना सकते हैं और उसे हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं। जब हम वायदे करते और निभाते हैं, चाहे वे छोटे ही क्यों ना हो, तो हम आंतरिक ईमानदारी की नींव डालते हैं। यह ईमानदारी हमें आत्मनियंत्रण की जागरूकता देती है। यह हमें अपने जीवन की अधिक जिम्मेदारी लेने की शक्ति तथा साहस प्रदान करती है। जब हम खुद से और दूसरों से किए गए वायदे लगातार निभाते हैं तो धीरे धीरे हमारे लिए हमारी प्रतिष्ठा हमारे मूड से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। खुद से वायदे करने और निभाने की शक्ति प्रभावकारिता की मूलभूत आदतों को विकसित करने का सार है। ज्ञान, योग्यता और इच्छा सभी हमारे नियंत्रण में है। हम तीनों के संतुलन को सुधारने के लिए किसी पर भी मेहनत कर सकते हैं। जैसे जैसे कटाव या प्रतिच्छेदन का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम उन सिद्धांतों को गहराई से आत्मसात करने लगते हैं जिन पर आदतें आधारित हैं। इसके साथ ही हम चारित्रिक दृढ़ता भी विकसित करते हैं जो हमें जीवन में बढ़ी हुई प्रभावकारिता की ओर संतुलित रूप से आगे बढ़ाती है। प्रोएक्टिविटी 30 दिवसीय परीक्षण हमें अपनी प्रोएक्टिविटी को पहचानने और विकसित करने के लिए फ्रैंकल की तरह मृत्यु शिविर के अनुभव से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। रोज़मर्रा के साधारण अनुभवों में ही हम जीवन के असाधारण दबावों से निपटने की प्रोएक्टिव क्षमता विकसित कर सकते हैं। यह इसमें निहित है कि हम किस तरह से वायदे करते और निभाते हैं, किस तरह से ट्रैफिक जाम में फंसने पर व्यवहार करते हैं, किस तरह से गुस्सैल ग्राहक या उद्दंड बच्चे के प्रति व्यवहार करते हैं। किस यह इसमें निहित है कि हम अपने समस्याओं को किस तरह से देखते हैं और अपनी शक्तियों को कहाँ केंद्रित करते हैं। यह उस भाषा में निहित है जिसका हम प्रयोग करते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप 30 दिन तक प्रोएक्टिविटी के सिद्धांत को आजमा कर देखें। इसे आजमाएं और देखें कि क्या होता है। 30 दिन तक सिर्फ अपने प्रभाव के व्रत में काम करें, छोटे छोटे वायदे करें और उन्हें निभाएं। पथ प्रदर्शक बने, मूल्यांकनकर्ता बने, आदर्श बने, आलोचक न बने, समाधान का हिस्सा बने, समस्या का हिस्सा न बने। इसे अपने वैवाहिक जीवन, अपने परिवार और अपनी नौकरी में आजमाएं। दूसरों की कमजोरियों पर बहस ना करें। अपनी कमजोरियों को उचित साबित करने के लिए भी बहस ना करें। जब आप कोई गलती करें तो उसे तुरंत मान लें, सुधारें और उससे सीख लें। दोष देने या आरोप लगाने की मुद्रा में ना आए। उन चीज़ों पर काम करें जो आपके नियंत्रण में है। स्वयं पर, अपने बनने पर काम करें।
दूसरों की कमजोरियों पर दोषारोपण करने के बजाय उन्हें करुणा की दृष्टि से देखें। मुद्दा यह नहीं है कि वे क्या नहीं कर रहे हैं या उन्हें क्या करना चाहिए। मुद्दा तो यह है कि स्थिति पर आप कौन सी प्रतिक्रिया चुनते हैं और आपको क्या करना चाहिए। अगर आप यह सोचने लगते हैं कि समस्या कहीं बाहर है, तो खुद को रोकें। दरअसल यह विचार ही समस्या है। जो लोग अपनी बीज रूपी स्वतंत्रता का हर दिन अभ्यास करते हैं, वे उस स्वतंत्रता को धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। जो लोग ऐसा नहीं करते, वे पाएंगे कि यह मुरझा गई है और दूसरों ने उन्हें अपने हिसाब से जीने के लिए बाध्य कर दिया है। वे उन स्क्रिप्ट्स के हिसाब से काम करते हैं जो उनके माता पिता, सहयोगियों तथा समाज ने लिखी है। हम अपनी प्रभावकारिता, सुख और अंत में मैं कहना चाहूँगा अपनी अधिकांश परिस्थितियों के लिए भी खुद ही जिम्मेदार हैं। सैमुअल जॉनसन ने कहा था, संतुष्टि का सोता मस्तिष्क से फूटना चाहिए। संतुष्टि का सोता मस्तिष्क से फूटना चाहिए। जिस व्यक्ति को मानवीय स्वभाव का इतना कम ज्ञान है कि वह अपने व्यवहार के अलावा किसी दूसरी चीज को बदलकर सुख हासिल करना चाहता है, वह अपना जीवन निरर्थक प्रयासों में बर्बाद करेगा और जिस दुख को वह दूर करना चाहता है उसे कई गुना बढ़ा देगा। यह जानना है कि हम जिम्मेदार हैं और प्रतिक्रिया करने में सक्षम हैं। प्रभावकारिता और इसकी हर आदत के लिए जिस पर हम चर्चा करेंगे मूलभूत है। अमल में लाने के सुझाव। ये सुझाव अमल में लाने के हैं, इनको निभाना है। एक दिन के लिए अपनी और अपने आसपास के लोगों की भाषा पर ध्यान दें। कितनी बार आप इस तरह के रिएक्टिव वाक्यांश बोलते या सुनते हैं, जैसे अगर मैं नहीं कर सकता या मुझे करना पड़ेगा। किसी ऐसी घटना का अनुमान लगाएं जिससे आपका निकट भविष्य में सामना हो सकता है और जिसमें अतीत के अनुभव के आधार पर आप शायद रिएक्टिव तरीके से व्यवहार करेंगे। अपने प्रभाव के वृत्त के संदर्भ में स्थिति की समीक्षा करें। आप प्रोएक्टिव तरीके से किस तरह व्यवहार कर सकते हैं। कुछ मिनट तक अपने मस्तिष्क में उस घटना की तस्वीर देखें और उसमें स्वयं को प्रोएक्टिव तरीके से प्रतिक्रिया करते हुए देखें। स्वयं को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच की खाई के बारे में याद दिलाएं। खुद से वायदा करें कि आप विकल्प चुनने की अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे। अपने ऑफिस या व्यक्तिगत जीवन की किसी ऐसी समस्या को चुनें जो आपको कुंठित कर रही हो। यह तय करें कि यह किस श्रेणी में आती है। क्या यह प्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण या शून्य नियंत्रण की समस्या है। इसे सुलझाने के लिए उस पहले कदम का चुनाव करें जो आप अपने प्रभाव के वृत्त में उठा सकते हैं और फिर वह कदम उठा लें। प्रोएक्टिविटी